आज हम सदन पटल पर एक ऐसे विधेयक में संशोधन पर डिबेट कर रहे हैं जो 2024 में पारित हो चुका था और इसमें मुख्य संशोधन यही है कि पेपर लीक के अन्य अपराधों के लिए सजा बढ़ाई जाएगी। मगर जब से ये विधेयक पारित हुआ तब से अब तक इस सरकार ने एक भी अपराधी को सजा नहीं दी। आपने देखा है कि कल और परसों से फेस रिकॉग्निशन द्वारा प्रदर्शन करने वाले बच्चों के नाम और पते सार्वजनिक किए जा रहे हैं, मगर यही काम पेपर लीक करने वाले अपराधियों के लिए अभी तक नहीं किया गया। ना इस विधेयक में पेपर लीक रोकने के कोई ठोस कदम है। इससे देश के युवाओं का भरोसा कैसे बनेगा? अध्यक्ष महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को आपके माध्यम से मैं कहना चाहती हूं कि शायद उन्हें अपने सलाहकार बदलने चाहिए। वे असलियत से एकदम टूट चुके हैं। नई कमेटियां बनाने से काम नहीं चलेगा। उनका अध्यक्ष चाहे कोई भी हो। राधा कृष्ण कमेटी भी व्यवस्था में सुधार लाने के लिए बनी थी। आज तक उसकी एक सिफारिश लागू नहीं हुई है और इस नई कमेटी में तो एक एक्स-आईबी चीफ, फिर चिल्लाएंगे, एक एक्स-आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। इन्हें शिक्षा के बारे में क्या पता जी? सर सच है। आप आज मेरे से नाराज हो रहे हैं। मन मुस्कुरा लीजिए। वो आपने भी चुनाव लड़ा। सर, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स का रिकॉर्ड पहले से ही बहुत खराब है। वैसे भी कल की सुनवाई में सीबीआई का वकील पेश ही नहीं हुआ। संसद में विपक्ष को दोषी ठहराने से, खोखले राजनीतिक खेल खेलने से काम नहीं चलेगा। आप जेन जी का भरोसा वापस जीतना चाहते हैं तो नए एंगल से अपने फोन से नए वीडियो बनाने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी को कैमरे का एंगल नहीं, दिल का एंगल बदलना पड़ेगा। ये जेनरेशन जागरूक है, समझता है, झूठ पहचानने की उसकी अपार क्षमता है। इनका दिल और दिमाग जीतने के लिए आपको सच्चाई पर उतरना पड़ेगा। आपके शासन के चलते इस नौजवान पीढ़ी के साथ घोर अन्याय हुआ है, बर्बरता हुई है। इस सच्चाई को स्वीकार करिए। अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटने से काम नहीं चलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। और एक और मैं कहना चाहूंगा, हमारे विपक्ष में कई विद्वान लोग बैठे हैं। अब भारत का जो फॉरेन रेमिटेंस है 135 बिलियन डॉलर आता है और उसमें से पहली बार ऐसा है विगत 2 वर्षों में जब वो डेवलप्ड इकोनॉमीज में से आता है। यानी हमारा जो टैलेंटेड यूथ है, जो जाके जिसको आप हाई लेवल स्किल वाले जॉब्स कहते हैं, उनमें से करके वो ला रहा है। तो यह दिखाई पड़ता है कि हम कितने सही ढंग से काम कर रहे हैं। माननीय खड़गे जी ने बोला था कि साहब हमने उनसे सीखा और हम ही जो है वो उनसे सीखने के बाद ये नीट का और एनटीए का विषय लाए। तो मैं कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी ने बोला था कि 1992 में अवधारणा दी थी और उसके बाद 2014 तक राह देखते ही रहे। इसे कहते हैं आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं वो वास्तविकता में मोदी जी की प्रतिबद्धता से वह विषय सफल हुआ और मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। बहुत सारे डिटेल्स माननीय मंत्री जी ने बताए किसके कालखंड में क्या क्या पेपर लीक हुए, पर एक उदाहरण देना चाहता हूं। ये तो अपने नेताओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, राजस्थान में कांग्रेस के शासन काल में एक यात्रा निकली थी, पद यात्रा, अजमेर से जयपुर तक। सचिन पायलट जी ने यात्रा निकाली और कहा पेपर लीक कितने हो रहे हैं कि मैं छात्रों के हित में पदयात्रा निकाल रहा हूं। मगर अफसोस कि उन्होंने उसके ऊपर कोई शिकन नहीं आई।
उन्होंने, और सुनिए, इनके मुख्यमंत्री ने बोला, बात रिकॉर्ड पे जा रही है, इनके मुख्यमंत्री ने बोला मैं तो जादूगर हूं, सब ठीक कर दूंगा। और उस समय सचिन पायलट जी का मीडिया में बयान है जिसमें उन्होंने कहा पेपर लॉक में था, लीक हो गया। ये कैसी जादूगरी है? अब मैं बताना चाहता हूं, आज मैं पूछना चाहता हूं, विपक्ष की सरकारों में जहां पेपर लीक हुए हैं, क्या वही मानदंड होगा जो हमारी सरकार के लिए है? पंजाब हो, झारखंड हो या कर्नाटक हो, क्या एक मंत्री के लिए एक रूल रहेगा या हर मंत्री के लिए अलग अलग रूल रहेगा? अब बॉल इनके कोर्ट में है और इन्हें तय करना है। मगर मैं याद दिलाना चाहता हूं, हमारे सदन के एक सम्मानित सदस्य जो अभी अभी आए हैं, श्री कपिल सिब्बल जी, जो बहुत प्रख्यात वकील हैं और ज्यादातर विवादास्पद विषयों के प्रख्यात वकील रहे हैं, उन्होंने शिक्षा मंत्री रहते हुए यह वकालत करने चले गए कि साहब हम बच्चों को लीगल एड देंगे। इनके शिक्षा मंत्री रहते हुए 2009 से 12 में सिर्फ, सर 2010 में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, 2011 में ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, 2011 में हरियाणा बोर्ड और 2012 में एम्स। सर आप समझिए, मैं कहना चाहूंगा, यानी जिस पर होना चाहिए था इल्जाम, वो लेके आ गया वकालत का पैगाम। अब पता नहीं है छात्रों का करेंगे काम या करेंगे छात्र हितों का काम तमाम। मुझे लगता है कि आज सारे के सारे, और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हमारे बहुत से लोगों ने यह कहा कि नीट को समाप्त कर देना चाहिए। मैं सभापति महोदय बताना चाहता हूं, जब नीट नहीं थी 2016 में, तो क्या होता था? प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें नीलाम हुआ करती थी, लाखों लाख रुपए में। वो गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे को तो कभी उसके लिए स्वप्न से बाहर था कि 25 लाख 50 लाख रुपए देकर एडमिशन पाएगा, पीजी में कहीं 1-1 करोड़ रुपए देकर एडमिशन पाएगा। मगर आज प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है इस साल के नीट में, कैसे कैसे बच्चों को अवसर मिला। कुछ उदाहरण देना चाहूंगा। राजस्थान के बाड़मेर में एक दिहाड़ी मजदूर लखा की बेटी को और बूंदी में राजस्थान की सूरज सैनी को मौका मिला है। भागलपुर का सूरज कुमार या रायसेन के मध्य प्रदेश का आदर्श लोधी या लखनऊ की वो नीलू जिसकी मां घरों में काम करती थी, गोरखपुर का वो विशाल तिवारी जिसके पिता ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, मुजफ्फरनगर का वो मोहम्मद सुहेल जिसके पिता ई रिक्शा चलाते थे। सभापति जी, इन बच्चों के अरमान पूरे होने का यदि श्रेय किसी व्यक्ति को जाता है तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। इन बच्चों के अरमान पूरे हुए, मगर जो कैपिटेशन फीस लेके सैकड़ों करोड़ प्रति वर्ष कमाते थे, उनके अरमानों पे बिजली गिरी है। और उस बिजली गिरने के कारण एक कहावत होती है कि तन बदन में आग लगना, मगर सभापति जी इनके तन बदन और धन तीनों में आग लगी हुई है। और मैं कह सकता हूं कि आज जिस प्रकार की आग ये लगाने का प्रयास करते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं सर, इनकी पार्टी के वरिष्ठ नेता 2024 में क्या बोलते हैं इंजीनियरिंग और मेडिकल के इंट्रेंस टेस्ट में, कि जो क्वेश्चन बनते हैं वो अमुक जाति के लोग बनाते हैं, इसलिए अमुक जाति के लोग उसमें ज्यादा सेलेक्ट होते हैं, और दूसरी जाति के बने तो कौन से। मैं समझ नहीं पाता हूं कि मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का अगर कोई फार्मूला होगा, उसमें जात कहां से आ गई। सभापति जी 9th क्लास में मैंने पढ़ा था, अगर सेंट्रीग्रेड को फॉरेन हाइट में चेंज करना है तो C/5 = M-32/9 होता है। अगर ये सवाल पूछा जाएगा तो सवाल और जांचने वाले में जात कहां से आ गई। मैं जेनजी से कहना चाहता हूं, समझिए इनके खतरनाक इरादे। ये उस समय भी आपको गुमराह करने में लगे हुए थे, और आज आदरणीय खड़गे जी ने कहा कि SC ST OBC के रिजर्वेशन के बारे में, सभापति महोदय शिक्षण संस्थाओं में SC ST OBC का रिजर्वेशन, बिजला जी ने बोला था सर, जैसे ही दूसरा वाला वोट बैंक दिख जाता है, AMU SC ST OBC रिजर्वेशन साफ, जामिया मिलिया इस्लामिया SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ, कश्मीर में SC ST रिजर्वेशन देने की जरूरत ही नहीं है। हजारों संस्थाओं को माइनॉरिटी घोषित करके SC ST OBC का रिजर्वेशन साफ। और याद करिए सर, कश्मीर में यह प्रावधान था कि वाल्मीकि समाज की एक बच्ची जब वो PhD करके गई कि यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बनना है, तो उससे कहा गया तुम्हारे डोमिसाइल के हिसाब से तो सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकते हो। और ये लोग आके आज मनुस्मृति की बात करते हैं। मुझे लगता है कि आज वो धारा 370 हटने के बाद उन्हें वास्तविक अधिकार मिला है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा, इतना ही नहीं सर, रिजर्वेशन में इन्होंने ऐसी घुसपैठ की है माइनॉरिटीज की कि अभी एक केस जो था हाईकोर्ट ने क्वैश किया है पश्चिम बंगाल सरकार का। सर इन्होंने OBC के आरक्षण में ऐसा किया, आगे का दरवाजा खोला, पीछे का दरवाजा खोला और रोशनदान भी खोल दिया कि किस प्रकार से अपने वोट बैंक के सारे लोगों को माइनॉरिटी में लाया जा सके।